बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा गाज़ी ख़ान से मैं हूँ फ़याज़ लगारी। डेरा गाज़ी ख़ान सरदार उस्मान बुज़दार का अपना शहर है और उनके घर से कोई चंद किलोमीटर के फ़ासले पे एक हवा की बेटी जो चीखती चिल्लाती रही है, दहाइयाँ देती रही है। और ख़ास बात यह है कि वो बलोची लैंग्वेज में वज़ीर आला पंजाब से इल्तिजाएँ करती रही है कि खुदारा मेरी जान बचा लें, मैं मरना नहीं चाहती। मेरा ख़ावंद, मेरे बेटे, मेरे रिश्तेदार वो हम सलाह मशवरा हो चुके हैं, पंचायत के हुक्म पे मुझे कत्ल करना चाहते हैं कारोकारी के नाम पे। और उन्होंने इस दौरान एक और बात भी की, अब उसको हम वसीयत भी कह सकते हैं। उन्होंने मकामी सहाफ़ी शेर अफ़गन बुज़दार से बात करते हुए ये वाज़े तौर पे मुतालबा किया था कि अगर मुझे कत्ल कर दें, बल्कि वो कहती थी यकीनन ये मुझे कत्ल कर देंगे, तो वज़ीर आला पंजाब साहब एक एहसान करना मुझ पे, मेरे कत्ल की FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज करवाना। तो ये सारी बातें मंज़र आम पे आईं। और इसके अलावा एक और बड़ा इंकशाफ है मेरे पास। मेरे साथ मौजूद है मकामी सहाफ़ी हैं बख्त खान खोसा, और इनका ट्राइबल एरिया में रिपोर्टिंग का बहुत वसी तजर्बा है। इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने कबल इस वक्त इंतज़ामिया को कौन कौन सी बातों के बारे में आगाह किया था और उनका रद्द अमल क्या मिला, और उसको कत्ल होने से इंतज़ामिया क्यों ना रोक सकी, वजह क्या थी। बख्त खान, बहुत शुक्रिया, आपने मेहरबानी की, हमें वक्त अनायत फरमाया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आप ट्राइबल एरिया में कितना अरसे से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वाक़यात होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, और उसमें बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है इसका किरदार क्या होता है, ये आप आगाह करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़याज़ ख़ान, मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि ये ट्राइबल एरिया जो है कोहे सुलेमान अब बन चुकी है कि तहसील कोहे सुलेमान में तब्दील हो गया, जो सरदार उस्मान बुज़दार ने किया था। ट्राइबल एरिया में एक तो गैरत के नाम पर काला काली, कत्ल व पंचायती जिरगे, वन्नी और बन्नी भी कहा जाते थे ज़मीन देने वाले को, जो जुर्माने पे ज़मीन भी दिया जाता था। बन्नी वन्नी ये दो लाजमी थे काला काली गैरत के नाम पर। जब कत्ल कोई भी हो सकता था, बन्नी और वन्नी, लड़की और ज़मीन दिया जाता था। और जब मैंने सहाफ़त शुरू कर दी, मुझ पर हमले भी हुए, मुझ पर बहुत अटैक हुए। सबसे पहले क्योंकि जो हमारे बाअसर सरदार जो हैं मुख्तलिफ़ कबाइल के, उनके लिए मैं नापसंदीदा शख्स था। जब सच बोलते हैं, सहाफ़ी जब सच बोलता है तो वो फिर नापसंदीदा हो जाता है। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, आप देखें रऊफ़ कलासरा साहब हो गए, आमिर मतीन साहब हो गए, या और इस तरह के जो सहाफ़ी हैं जो सच बोल रहे हैं आज, वो किसी को भी अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ तक कि उनसे चैनल भी छीन लिए गए हैं। अच्छा, और उसके बाद ये क्योंकि मैं काला काली पे बहुत काम किया था, हर महीने में 1-2 केस सामने आते थे, और फिर वन्नी ख़ास तौर पर, और मैंने अपने तुमन खोसा ख़ास तौर पर वन्नी ख़त्म करा दिए। कोई फ़ैसले में वन्नी अगर 10 साल के बाद अगर कोई करता भी है, वो खामोशी के साथ किसी को पता नहीं लगता, बल्कि वो ख़त्म करा दिए। ये मेरी एक कामयाबी है। वन्नी ये है कि वन्नी 2 किस्म के हैं। एक ये है कि नाबालिग बच्ची पैदाशुदा हो, उसको किसी के साथ वन्नी करते हैं। दूसरी चट्टी के तौर पर जुर्माना के बाप या भाई की सज़ा उस बहन या बेटी को दिया जाता है, और दूसरी मुखालिफ के घर दिया जाता है, ब्याह किया जाता है। दूसरी बात है जो एक लाफुई बाजू भी है, वो जब अभी पैदा नहीं हुआ उसको भी जुर्माना में दिया जाता है। जब पैदा होने से पहले इसकी बच्ची जब भी पैदा हो, जो बेटी इसकी पेट में, इसके बदन में, तो वो मुखालफिन को दिया जाएगा। ये भी सिस्टम चलता रहा, और अल्लाह की मेहरबानी है, इसमें बहुत ज़्यादा, मैं तकरीबन ये कह सकता हूँ 98% हम कामयाब हो गए। और उसके बाद ये काला काली है, ये बिल्कुल आज भी जारी है। इसमें मैंने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया मैंने इंतज़ामिया। इसमें असल वजह यही है कि हमारी नाकामी वो इंतज़ामिया और BMP की वजह से है। BMP मुकामी लोग और पंचायत मुअज़्ज़िज़ीन, जो मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल पंचायत है, वो उसको सपोर्ट कर ले।
ये फैसले पंचायत करते हैं, पंचायत सरदार के कहने भी करते हैं, या अपनी वहाँ पर साख को बरकरार रखना, ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए इस किस्म के फ़ैसले करते हैं ताकि लोग हमारे पास आएँ, हमारी ग़ुलामी करें और हमें मानें। आजकल वैसे ये जदीद दौर में कोई नहीं मानता, बल्कि ये कबायली लोग हैं, तालीम की कमी की वजह से वो मजबूर हो जाते हैं इस किस्म से मानने। ये भी है, आपको मैं बताता हूँ कबायली इलाके में। अच्छा बख्त ख़ान, एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक आपने कितने केस इस तरह के रिपोर्ट किए हैं अब तक, और इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, उनका इन सारे कत्ल में, जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, इनका क्या किरदार होता है? ये आखिर रुक क्यों नहीं रहे? सर मैंने तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से किए हैं, और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो मुकामी पुलिस है, उनकी तो किरदार सिफर है, काला काली क्या सिफर है, बिल्कुल सिफर है। कई दबाव में ख़बरों की दबाव में आकर अफसरान या ऊपर से सीएम या चीफ सेक्रेटरी या आईजी की तरफ से अहकामात आने पर ये मुकदमा फौरी कर देते थे। उसके बाद राज़ीनामा, किसी को ना ही जेल भिजवा दिया, ना किसी को सज़ा होने दिया आज तक। ये सब बीएमपी की वजह से। उस हवाले से तो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कारकर्दगी सिफर है। अच्छा मुझे पता चला है कि राज बीबी के कत्ल होने से पहले जब उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था, तो ये बात आपको आपके ज़राए से पता चल गई थी, और आपने राज बीबी के कत्ल को रुकवाने की कोशिश के तौर पे मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदार अफ़ीसरान से रब्ता किया। वो कौन से अफ़ीसर थे और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? ये कितना वक़्त पहले की बात है और वो कितना वक़्त बाद में कत्ल हुई है? ये है 27 मई, क्योंकि कत्ल होने से 13 दिन पहले की बात है कि जब 5 बजे के करीब मुझे मेरे सोर्स ने कॉल किया था कि बख्त, मैंने कि जी, कहता है कि यार आज ख़ातून को फ़रोख्त करने के लिए ले जा रहे थे जो काली हुई थी राज बीबी, अब वो धाड़ फरियाद किया और थाने में पहुंची, पाँव पड़ा, सब कुछ किया। उसके बावजूद उन्होंने बलोची रिवायात मुताबिक ना मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की, ना उनको तहफ़्फ़ुज़ दी, उनको वापस उनके हवाले किया। तो उनका प्रोग्राम बलूचिस्तान ले जाने की बजाय अब उन्होंने घर ले गए हैं। आज रात उसको किसी वक्त कत्ल कर देंगे, मनसूबाबंदी तय है। उस वक्त अगर यकीन करेंगे, मेरे पास 2 घंटे थे मगरिब से, मैं परेशान था कि मैं नहीं बचा सकता। कबायली इलाका है, ट्रैवल एरिया है। सबसे पहले यह है कि निया कमांडेंट है, कायम मकाम है, उनको पता भी नहीं है। वो तो सब चीज़ को रेवेन्यू का मसला समझ के डील करता रहा, उनको ये भी पता नहीं था कि ये फौजदारी है। फिर मैंने फौरी कमांडेंट को फ़ोन किया, पहली दफ़ा उन्होंने अटेंड नहीं किया, दोबारा किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, फिर उनसे बात हो गई तो उसने कहा कि आप मुझे तफसील मैसेज कर दें। मैंने कहा सर अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और ज़िंदगी बचानी है उसकी। कहते हैं आप जिस तरह करें कि तफसील मैसेज कर दें कि किस जगह पर है, क्या नहीं है। मैंने इनको मैसेज कर दिया, मैंने सर्कल अफसर ज़मान लिगारी को मैसेज कर दिया, और उसके बाद मैंने रसालदार लिगारी, इजाज़ लिगारी को मैसेज कर दिया। फिर मैंने लाइन ऑफिसर जो इनका राब्ता मुहिम सब चीज़ कुछ वही है, उनको मैंने कॉल किया। उसने मुझे कहा कि मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, कि तकरीबन 2 घंटे मगरिब के करीब, 7:30 के करीब, तो लाइन ऑफिसर नहीं सर्कल अफसर का कॉल आया था मुजामान का, वक्त को सा हमारे मुलाजमीन पहुंच गए हैं, अब खातून कत्ल नहीं होगी हमारे। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इससे पहले तो मेरे पाँव में जान भी नहीं थी, बिल्कुल कांपने लगे थे कि मैं खातून को बचा नहीं सकता जब मुझे इत्तला है। पूरी इंसानियत की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह हुआ था, मैं तो कमांडेंट बीएमपी ऑफिस पहुंच गया, उधर उनसे बात की। मैंने कहा अभी हमें मेहरबानी करके हमें वहाँ तक रसाई दें। उसने फौरी तौर पर सालदार इजाज़ लिगारी को कहा था कि फ़ौरी वक्त को सक लेकर इसके, और जो भी जहाँ भी जाना चाहता है राज बीबी से मुलाकात कराएँ और इंटरव्यू करवाएँ। हम यहाँ से जब रवाना हो गए हैं, आधा घंटा पहले हमने सर्कल अफसर से बात की कि राज बीबी गुज़श्ता तकरीबन 3 घंटे पहले से कह रही हैं कि वहाँ से रूंगन से रवाना है। रवाना होने सखीसर में पौना घंटा सफ़र है। जब हम सखीसर पहुँचे हैं तो हमें बताया गया कि राज बीबी को रास्ते में बीएमपी की तहवील में कत्ल करने का तैयारी मुहिम है, ख़तरा है, लिहाजा सर्कल अफसर, सखीसर का SHO, दीगर जो नज़दीकी थाने के मुलाजमीन और सखीसर के मुलाजमीन तमाम उसकी हिफाजत के लिए चले गए हैं। वहाँ पर रास्ते में वो तकरीबन 1.5-2 घंटा वहाँ बैठे रहे। उसके बाद उसको इस तरह सख्त सिक्योरिटी में ले आए थे, और जब ले आए हैं तो मैंने इंटरव्यू किया, पहले इंटरव्यू किया तो उसने वाज़ेह बता दिया कि मुझे कत्ल करना चाहते थे और अल्लाह ने बचाया था, बीएमपी वालों ने मुझे कातिल के हवाले कर दिया था। अब आप लोगों की मेहरबानी है, मुझे बचाएं।
और उस दौरान जो है सर्कल ऑफिसर ज़मान है उसने भी इंटरव्यू मुझे दिया था। उसने कहा कि नहीं, अब हम इसको अदालत पेश करेंगे, दारुमान भेजेंगे, पहले हमें पता नहीं था, आपके तवसत से मुझे पता चला, अब बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बिल्कुल यकीन दिलाया। और दूसरे दिन हमने रब्ता किया तो कोई हाल नहीं है, पुरसान हाल नहीं, कोई जवाब नहीं है, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, इनका मुलजमान के साथ मीटिंगें वगैरह मुकमका। तीसरे दिन जब मुझे पता चला तो ये पता चला कि सफ़ेद कागज़ों पर अंगूठे लेता जा रहे हैं SHO मुबारकी दोस्त मोहम्मद, और साथ ही कमांडेंट BMP के ऑफिस बाहर बिठा दिया खातून को, इस राज बीबी को, उसको कमांडेंट से मुलाकात तक भी नहीं कराया। फिर मैंने ये 4:30-5 के करीब था, मैंने कमांडेंट को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा यार कमांडेंट आप क्या कर रहे हैं, उस खातून की ज़िंदगी को ख़तरा है, आप उनको मिलते नहीं हैं, आपका SHO आपसे मिला। कहते हैं कि मैं तो दफ्तर में था, मैं बलोच लेवी दफ्तर में बैठा था। मैंने कहा आपके SHO ने उसको आपको मुलाया भी नहीं था, वो तहरीर दरख्वास्त लिखा हुआ है, उनकी जान को ख़तरा है, आप खुदारा कुछ करें, इनकी जान बचाएं। मुझे उसने यही यकीन दिलाया कि मैं अभी SHO को कॉल करके उसके बुलाता हूँ उन्हें। बल्कि फिर तीसरी दिन हमें पता चला कि उन्होंने बयान अलफिया वगैरह लेकर उनको इत्माद में दिया और मुलजमान से पैसे लेके उनसे मुकमका करके चंद टक्के लेकर खातून को जिस तरह से वरगला कर ये वो पैसे लिए, ये पता नहीं है पैसे कितने लिए थे, पैसे लिए थे, और इंसानी जान को ज़ाय करने का खतरा लाखों। हाँ जी, दोस्त मोहम्मद ने किया है, सब कुछ दोस्त मोहम्मद ने किया है। और दोस्त मोहम्मद, मैं आपकी बात को माजरत काट रहा हूँ, दोस्त मोहम्मद वज़ीर आला पंजाब जो हमारे सरदार उस्मान खान बुज़दार हैं, ये उनके कबीले से हैं और उनके कोई करीबी कोई मरासिम या रिश्तेदारी भी इस सामने आई है? कोई रिश्तेदारी नहीं है और कबीले के ज़रूर हैं। और आजकल तो हर बुज़दार कहता है कि मैं CM हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है। और उसकी तो आपको मैं डिटेल अभी बताता हूँ। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ बाकी को मुख्तसर करके कि दोस्त मोहम्मद बुज़दार आज कमांडेंट BMP के हुक्म पर भी हाज़िर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौन सी ताकत थी इसके पास? एक ASI निक्का थानेदार 7 स्केल का है भाईजान, SHO लगा हुआ है 7 स्केल का, क़यामत की निशानियाँ हैं, वो कमांड के हुक्म पर हाज़िर भी नहीं हुआ। उन्हें का कमांडेंट कौन है मुझे पूछने वाला? ज़हरी बात है, वो वज़ीर आला के ख़ानदान से हैं और उस इलाका भी उनका एक है, घर भी साथ है, तो ज़हरी बात है, ये तो मेरे ख्याल में फितरी बात है। आज तो सारे बुज़दार जो है वो CM है भाई, हम तो मानते हैं उनको। क्या अच्छा सर, फिर ये हुआ था कि इन्होंने सफ़ेद कागज़ों पे बयान अलफी लिख के और ख़ातून को उनके कातिल के हवाले कर दिया, और उसको कहा था कि आप उस खावंद है जो मेवा खां जो कत्ल करना चाहते हैं उनके घर के साथ झोंपड़ी में रहें, वहाँ पर झोंपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया। घर पे नहीं ले गए, नहीं, साथ है, साथ 1-2 फरलांग पर वो झोंपड़ी पर आपको इनको भी मजबूर कर दिया, आप वहाँ रहेंगे, और वहाँ पर थे। तीसरे दिन उनको कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की जब मुझे इतला मिली तो यकीन करो मेरी जान निकल गई पाँव से, क्योंकि हमने इतने मेहनत की और अफसरान को कहा, बाजियाब कराया, और सिक्योरिटी अदारे हैं हमारे BMP वाले, पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बावजूद ये क्या हुआ? जब मैंने पता किया तो ये सब खेल SHO मुबारकी दोस्त मोहम्मद की है, बुज़दार दोस्त मोहम्मद बुज़दार। इसने एक चाल, क्योंकि ये लालची बंदा है, इनको हम जानते हैं, ये बहुत तेज़ है, शातिर आदमी है, अनपढ़ भी है, अनपढ़ नहीं है, कम तालीम याफ्ता, बल्कि यह है कि उनको FIR दर्ज करना, मिसल लिखना, तफ्तीशें लिखने का कोई समझ सोच तजर्बा नहीं है, ना लिख सकता है। और फिर जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने कमांडेंट साहब से बात की, जब कमांडेंट साहब भारती में थे। मैंने कहा कमांडेंट साहब अब आप आ गए हैं 4 दिन से, मेरी भी ये गलती है कि जब ये कमांडेंट साहब आए थे हमजा सालेक, मैंने इनसे मुलाकात नहीं की। मुझे तो यकीन था कि अब वो उनकी ज़िंदगी महफूज हो गई जब BMP के हवाले कर दिया सब कुछ, और उसको अब भी उनकी जो मुकदमा है वो कातिल के बेटे की मुद्दत में दर्ज हो रही है। लिहाजा वो मकतूला ने ख़ुद कहा है कि मुझे ये कत्ल करेंगे, मेरे भाई भी दुश्मन है, मेरे खामद भी दुश्मन है, मेरे बेटे भी दुश्मन है, मुझे ये कत्ल करेंगे, या संसार का लफ्ज़ भी उसने इस्तेमाल किया कि करेंगे। लिहाजा मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज हो, आप मेहरबानी करें। मुझे खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि कमांडेंट ने कहा ये होगा इस तरह, मैंने उनको हुक्म दिया है कि सरकार की मुद्दत में होगी। मैंने कहा सर ये नहीं हो रही। कहता है मैंने कह दिया होगी, 2 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इस हवाले से सालदार इजाज़ लगारी के पास गया। मैंने कहा मेहरबानी करो, इसको अभी लेके आए हैं यहाँ कि पोस्टमार्टम की जगह, इनके जो है मुकदमा मेहरबानी करके सरकार मुद्दत में करो। और इजाज़ लगारी ने उसी वक्त सर्कल अफसर को फ़ोन किया। सर्कल अफसर ने पहले क्या कहा था, उसके भांजी की मुद्दत में दर्ज हो रहा है। मैं ये चश्मदीद गवाह हूँ, मैं बैठा हुआ था। इसने कहा नहीं आपने सरकार की मुद्दत में करना है, सालदार कह रहे हैं। और
5 मिनट बाद ज़मान की दोबारा से सालदार को कॉल आई थी, उन्होंने कहा से दोस्त मोहम्मद ने कह दिया मैंने FIR उसके कातिल के बेटी की मुद्दत में किया है, जिसका वो औरत मना करती रही थी राज बीबी कि ये अगर मैं कत्ल कर दी जाऊं तो ये मेरा मुल्ज़िम होगा, मुजरिम होगा, ये मेरा कातिल होगा। फिर उसी कातिल को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मुद्दई बना दिया है। जी फयाज़ लगारी, आप बच्चे हैं क्या? अगर पैसे जो लिए थे वो पैसे हज़म नहीं कर रहे थे? मुल्ज़मान ने किस लिए पैसे ही दिए थे? ये दोस्त मोहम्मद जुडिशल इंक्वायरी कराओ या एजेंसियों पर मुश्तमिल कमेटी एक तश्कील दिया जाए, 5 रुकनी या 7 रुकनी, ये इसको हथकड़ियाँ ना लग जाए तो मुझे हथकड़ियाँ लगा दें आप। अच्छा, एक बात, आप बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं ट्राइबल एरिया के हवाले से और ख़ास तौर पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के हवाले से, तो ये आप मुझे आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि ये राज बीबी केस के जो सारी चीज़ें वाज़े हैं, बर वक्त इनको अफसरान को बताया गया, सारे मामलात हुए, उसके बावजूद भी उस औरत की वीडियो जो मकामी सहाफ़ी शेर अफगन बुज़दार को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा था औरत ने कि ये मेरे कातिल होंगे, वो कातिल को फिर मुद्दई उन्होंने किस वजह से बनाया? इसके पीछे कौन सी बासर शख्सियत हो सकती है? फयाज़ भाई, इसने मुझे भी यही कुछ दिया है। सबसे पहले इंटरव्यू मैंने लिया था, इसको बचाने के लिए मैंने कोशिश की थी, अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्त। मेरा सवाल ये है कि इस सारे केस को बिगाड़ने में BMP का हाथ है? BMP को कौन मजबूर कर रहा है? सर, पंचायत और पैसे। पंचायत में कौन से ऐसे बासर लोग हो सकते हैं? वही पंचायत वाले पैसे दिलाकर जो चट्टी मिला था, वो जुर्माना लाखों रुपए लिया था खैरू काला से, जो बेवा खान ने, वो पैसे उनके पास मौजूद थे, हराम के पैसे थे, वो इन्होंने दे दिया। उधर पंचायतियों के फैसले पर मद दरामद करने और बलोची गैरत इनको सामने आ गया था और उनको कत्ल करना ज़रूरी पड़ गया था इनके लिए। एक और सवाल है आपसे कि आप बड़े अरसे से सच लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, तो जो भी सहाफ़ी सच बोलता है, सच लिखता है, उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ होती हैं। अगर वो हमारा जो मुशाहिदा है, अगर उन्होंने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बात की है तो उनकी तरफ से अटैक होता है, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ बात की है, उनकी कहीं पे कमज़ोरियों की निशानदही की है तो वहाँ से भी अटैक होता है। हमने देखा हामिद मीर साहब और इस तरह के और भी सीनियर सहाफ़ियों पे अटैक हुए, बहुत सारे सहाफ़ियों को शहीद किया गया। आपके ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, इसका हम ज़िक्र नहीं करते। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि इस सारे मामले में आपने 200 से ज़्यादा केसेस जो कारोकारी में औरतों को कत्ल किया गया रिपोर्ट किया, इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ खड़ी हैं? खामोश खामोश। ट्राइबल एरिया में आज तक उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया उन्होंने, और ज़ुबानी जमा पंज ख़र्चा इसे मीडिया तक प्रेस रिलीज़ जारी करने तक मौजूद हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को इंसानी हकूक़ वालों को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, राब्ते में भी हैं, वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश है कि इसको चैलेंज बनाएंगे। बल्कि आपको बड़ी बात ये बताऊं कि आज मुलज़म कैसे गिरफ़्तार हुआ, जो मर्जी मुलज़म समझो, मर्जी मुलज़म, मैं तो इस मुकदमा को 2 समझता हूँ। राज बीबी के असल ज़िम्मेदार 2 हैं, एक SHO दोस्त मोहम्मद बुज़दार और दूसरा मेवा। अगर मेरिट पे तफ्तीश हो, मेरिट पे इस केस का इसको यकसू किया जाए तो आपके नज़दीक इसके कातिल बनते ही मकामी SHO और वो है। सबसे बड़ा कातिल और मरकज़ी किरदार है वो दोस्त मोहम्मद SHO की है। यार आप बच्चे हैं मेरे, यार आप बताएं मुझे, खुदा का नाम मानो, एक बंदा खुद कह रहा है मुझे कत्ल करेंगे, फिर उनके हवाले कर रहा है SHO। पागल है क्या है, बेवकूफ़ है? मुझे ये बताएं, एक मरने वाले कत्ल होने वाली राज बीबी का एक वीडियो बयान जब आ गया है कि अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मेरे मुल्ज़िम फ़लाँ होंगे और मेरा मुकदमा फ़लाँ की मुद्दत में दर्ज हो, सरकार की मुद्दत में दर्ज हो, बिल्कुल वाज़ेह, तो उसके बाद कोई गुंजाइश बच जाती है कि वो इस सारे मामले का उन्हीं कातलों को फिर मुद्दई बनाए। ये आखिर इसका नोटिस कौन लेगा? उस्मान बुज़दार का अपना घर है, वो वज़ीर आला है, और ख़ातून ने ख़ास तौर पे बलोची लैंग्वेज में बात की कि वज़ीर आला मेरी बात सुने और मुझे इंसाफ फराम करे, मेरी ज़िंदगी को बचाए अगर मैं कत्ल कर दी जाऊँ। अगर मुझे कत्ल कर देंगे, अगर वाली बात गलत कह रहे हो,
अच्छा। आप दोबारा चेक करें। अच्छा। मुझे कत्ल कर देंगे, उन्होंने पूरी तरह प्रोग्राम बना दिया, मेरे सब दुश्मन बन गए हैं, दुश्मन बन गए हैं, बन बैठे हैं। भाई से लेकर और रिश्तेदारों का नाम भी लिया, भाइयों का नाम भी लिया, बेटों का भी और खामद का भी वाज़े कर दिया उसने। और आपको एक बड़ी बात बताऊं, ये मेरी बात तो आप जाने नहीं दे रहे कि मुल्ज़िम को आज क्यों गिरफ्तार किया? चौथा 5वां दिन है आज। बताएं सर। आपको ये बताता नहीं है? पता। ये 3 दिन से कमांडर चीख रहा है, मीडिया चीख रही है, उसकी वजह से आज कमांडर ने मेरे सामने मुतअद्दिद कॉलें की, उन्होंने टेंट तक नहीं किया। आज उनको बुलाया था दोस्त मामा SHO को, आया नहीं। कमांडर मजबूर हो गया रिटर्न ऑर्डर करने के लिए रसालदार को, रसालदार इजाज़ तुमन लिगारी, बहुत बड़ा इंकशाफ कर। उसने कहा जी मेरे पास मौजूद है, मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, बगैर सबूत बात नहीं करता। उसने कहा कि इनको कहें कि 24 घंटे अंदर कातिल गिरफ्तार हो। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि SHO और सलकर अफसर को कल आप मेरे सामने पेश करेंगे, आप मेरे सामने पेश करेंगे। उसके 6 घंटे बाद कत्ल का मुलज़िम गिरफ्तार हुआ। पहले क्यों नहीं हो सकता था? अब उनको खुद जेल जाने का खौफ पैदा हुआ। अच्छा, मुझे अब भी डील हो गई, उसमें भी डील हो गई, डील हो गई, डील हुई क्या? वो डील हो गई कि हमने क्या हुआ है? ये हुआ है कि हमने आपके बेटे को कातिल मुद्दई बना दिया है कत्ल का। आप कुछ अरसे के लिए 2-4 महीने के लिए चले जाएंगे, वो सुलह हो जाएगी, आप बाहर आएंगे और हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम मुकदमे में सपोर्ट करेंगे। बल्कि अब ये इनको बचा नहीं सकते। अब क्योंकि ये BMP वालों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, ख़ुद को इस कत्ल में अंदर होने के खौफ से इन्होंने मजबूरन उनको धोखा देकर और फ्रॉड झूठ बोलकर अब उनको गिरफ़्तार किया था। अब ये छूटेगा नहीं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर उनको खौफ होता तो वो इस औरत को कत्ल होने से बचा लेते, इसको कत्ल ना होने देते। मेरे ख्याल में उनको खौफ कोई नहीं है। बासर अपनी खौफ है, अपनी मुलाजमत की खौफ है, आप समझे यार। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, ये बताएं इस केस का आप इख्तिताम इंजाम क्या देख रहे हैं? ये तो बहुत जल्द सुलह होगी। अदालत अगर न माने तो वो बड़ी बात, अलहदा बात है, उससे तो हम कुछ नहीं कह सकते अदालत के बारे में। और दुआ करो या खुदा कि जो ज़िम्मेदार हैं उन सब को सज़ा दे, ताकि आज के बाद कोई हवा की बेटी राज बीबी की तरह कत्ल ना हो। मेरी यही दुआ है। बल्कि लगता नहीं है ये टेस्ट केस अगर हमजा सालिक बना ले तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमजा सालिक ने आज मुझे ये भी इंकशाफ किया था कि वज़ीर आला मेरे राब्ते में हैं इस केस के हवाले से, ये उन्होंने कहा था। आप बहुत बड़ी बात करें, वज़ीर आला के नोटिस में है राज बीबी का, उसके बावजूद इतने बड़े ब्लंडर, इतनी बड़ी खराबियां केस में। उस्मान बुज़दार साहब, आप फरमा रहे हैं, आपको कमांडेंट ने बताया है कि वो इस केस को देख रहे हैं। हाँ। उसके फिर ये केस बिगड़ क्यों रहा है यार? ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखो, मुकामी सतह पर जो वादे वईद किए, पैसे लिए हुए थे टक्के चंद, उनको हज़म करने के लिए तो ये BMP वाले करते रहे। जब उनके अपने ऊपर आ रहा था, जब उन्होंने रिटर्न ऑर्डर जारी कर दिए तो फिर मामला कुछ और हो जाता है। अब वक्त खोसा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त अनायत किया और हमारे देखने वालों को आपने मुकम्मल तौर पे राज बीबी केस और यहाँ पे जो फरसुदा रसूमात हैं उसके बारे में आगाह किया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इन ज़िंदगियों को बचाने के लिए डेरा गाज़ी ख़ान में कम से कम अमली तौर पे कोई काम नहीं किया है। इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े सेमिनार तो ज़रूर मुनक्किद किए हैं। इस हवाले से अगर इंसानी हकूक़ की वजारत की बात की जाए तो उनका भी डेरा गाज़ी ख़ान में हमें कोई ख़ास किरदार कभी नज़र नहीं आया। और एक अहम बात जो मुझे समझ आई है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, इंसानी हकूक़ मुतासर होते हैं या जानो माल का मसला बन जाता है, तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारा पुलिस बनाया गया है। और जब वही पुलिस कातिलों के साथ मिल के ज़िंदगी लेने पे तुल जाए और चंद टक्कों की खातिर इंसानों की जानें लेने पे लग जाए, तो फिर इंसान किस से मदद मांगे और क्या करे? ये अरबाब अख्तियार से हमारा सवाल है।